let's talk about the universal law of gravitation. Now why is it called universal? Because आप यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ, ये एक लॉ है जो हमेशा फॉलो करेगा. Now what does this law say? ये लॉ कहता है कि every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. And this force is along the line joining the centers of the two objects. बेसिकली ये लॉ कहता है कि अगर हमारे पास यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट है, सपोज द वंस शोन ओवर है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, अबाउट विच वी टॉक्ड अर्लियर कि ग्रेविटेशनल फोर्स है. सो दैट फोर्स will be directly proportional to the product of their masses and will be inversely proportional to the square of the distance between them. अब देखते हैं कि लॉ मैथमेटिकली क्या कहना चाहता है. मान लेते हैं कि हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट है, पहले का मास है m1 एंड दूसरे का मास है m2 और मैंने उन दोनों को एक डिस्टेंस पे रखा है d. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of their masses and secondly it is inversely proportional to the square of the distance between them. मतलब हमारे पास में ये दो स्टेटमेंट आते हैं. अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करके क्या मिलेगा हमें? F will be directly proportional to m1 into m2 divided by d square. Now हमारे पास में अभी इस इक्वेशन में प्रोपोर्शनलिटी का साइन है. दिस इज द साइन व्हाट वी हैव एंड वी नीड एन इक्वल साइन ओवर है. तो जब भी हमें ऐसा एक साइन एलिमिनेट करके इक्वल्स का साइन लाना होता है, वी इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ओवर हियर इज कैपिटल G विच इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. नाउ ऐसे जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू सेम रहती है, वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती एंड हेंस द वैल्यू ऑफ कैपिटल G इज 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. So this is the universal law of gravitation mathematically. F is equal to G m1 m2 upon d square. अब ये जो हमारा लॉ होता है इसको हम अगर उल्टा करके लिखें, बेसिकली G के टर्म्स में लिखें, तो हमें क्या मिलेगा? G is equal to fd square upon m1 m2. सिंपल मैथमेटिक्स है, G को एक साइड रखा, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड ले गए, तो हमारे पास में G की एक इक्वेशन आ जाती है. अब अगर हमें G के एक इक्वेशन का एक डेफिनेशन बनाना तो क्या करेंगे? जैसे कि हमने हर चैप्टर में किया है, सारे वैल्यूज़ को 1 पुट कर दो. मतलब अगर इफ़ द मासेस ऑफ द बॉडीज आर 1 kg ईच, बेसिकली हमने m1 और m2 दोनों की जगह पे 1 रख दिया और उसके बाद हम सपोज करते हैं कि उन दोनों के डिस्टेंस भी क्या है बीच का? 1 मीटर. तो हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर 1 kg ईच एंड दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, देन द फोर्स वुड बी G. मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों बॉडीज का मास 1 kg है और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर, तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर. सो F विल बी इक्वल टू G. तो हमारे पास में G की एक डेफिनेशन आ गई. वो क्या? द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज हेंस डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मासेस सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. सो द SI यूनिट बिकम्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर एंड इट्स वैल्यू, द वैल्यू ऑफ कैपिटल G डजंट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज. मतलब दोनों जो बॉडी है उनके बीच का कोई भी मीडियम हो, एयर में हो या फिर स्पेस में हो, उस मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है एंड इट ऑल्सो डजंट डिपेंड ऑन दी masses or the distance because it is a constant value. So this is a law of gravitation. Now let's talk about the importance of this law. लॉ क्या है हमने सब डिस्कस कर लिया, पर ये लॉ क्या काम आता है वो भी एक बार बात कर लेते हैं. Now this law helps us explain the force that binds us to the earth. अर्थ एक मैसिव बॉडी है, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है हम सब पे, जिसकी वजह से हम कॉन्स्टेंटली अर्थ से अट्रैक्टेड रहते हैं, स्पेस में उड़ नहीं जाते. तो ये लॉ भी इस फोर्स को एक्सप्लेन करने में हमारी हेल्प करता है. नेक्स्ट, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ. स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया ही था कि मून हमारे अर्थ से कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड रहता है.
that is why it doesn't fly off in the space. It also helps us explain the motion of planets around the sun. You all know that our solar system has 8 planets, और वो 8 planets क्या है? वो सारे planets जो sun के around revolve करते हैं. Now there is a very interesting fact in this. You all must be thinking कि हमारा जो sun है, as we all say कि हमारे sun के around सारे planets revolve करते हैं. But because the mass of Jupiter is so huge, जुपिटर जो कि हमारा एक प्लैनेट है, इन 8 प्लैनेट में से एक प्लैनेट है दैट इज द मोस्ट मैसिव, उसका मास इतना ज़्यादा है कि वो सन को भी अपनी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट करता है. एज आई टोल्ड यू बिफोर, द ग्रेविटेशनल लॉ स्टेट्स दैट बोथ द बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर. नाउ ऑब्वियसली सन का मास बहुत ज़्यादा है तो मेजर अट्रैक्शन तो सन ही दिखाता है जुपिटर की तरफ. बट बिकॉज जुपिटर इज ऑल्सो नो लेस, बहुत ज़्यादा उसका मास है तो वो भी थोड़ा सन को अट्रैक्ट करता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट द सन एंड द जुपिटर बोथ रिवॉल्व अराउंड ईच अदर एट अ पॉइंट विच इज़ वेरी नियर द सन. एंड दिस लॉ ऑल्सो हेल्प्स एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ टाइड्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सन ऑन द अर्थ. टाइड्स क्या होती है आपने सुना होगा, नहीं भी सुना हो तो मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ. टाइड ऐसी एक फेनोमेनन होता है जिसके अंदर हमारे जो अर्थ का वाटर लेवल होता है उस पॉइंट पे कम चला जाता है या तो ज़्यादा हो जाता है. जहाँ पे कम चला जाता है वी कॉल इट लो टाइड, जहाँ पे ज़्यादा चला जाता है वी कॉल इट हाई टाइड. नाउ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ सन एंड द मून ऑन द अर्थ, ऐसा हमारे पास दिन में 2 टाइम आता है कि हाई टाइड आते हैं और ऐसे 2 बार होता है कि दिन में लो टाइड आता है. नाउ इसके बारे में एक्सप्लेनेशन में या फिर डिटेल में आप हायर ग्रेड 11th या 12th ग्रेड में पढ़ेंगे. सो दीज वर द 4 पॉइंट्स विच एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन.